आज हम एक ऐसे चैप्टर की बात करेंगे जो साउथ एशिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल गया। साथ ही हम बात करेंगे उस दर्द की, उस जुल्म की जो एक पूरे रीजन पर टूट कर गिरा, और उस ब्रेवरी की जिसने 13 दिन के अंदर एक नए देश को जन्म दिया। ये कहानी है 1971 की, इंडिया पाकिस्तान वॉर की और बांग्लादेश की आज़ादी की। जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में बना। एक था वेस्ट पाकिस्तान जहाँ से गवर्नमेंट चलती थी, और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। दोनों के बीच 1600 किलोमीटर की दूरी थी। एक पूरा हिंदुस्तान बीच में आता था और सोचा गया कि बस रिलीजन सेम है तो सब चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी किसी भी कौम की सबसे बड़ी ताकत होती है, और ईस्ट पाकिस्तानी यानी कि बंगालीज इन चीज़ों को लेकर प्राउड थे। पर वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स को ये बात कभी हजम ही नहीं हुई। 1952 में एक इंसिडेंट हुआ जो आज भी बांग्लादेश की हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा गया है। ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग बंगाली लैंग्वेज को अपनी मदर टंग के रूप में मानते थे, पर वहाँ के सरकार जो वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स चलाते थे, उन्होंने डिसाइड किया सिर्फ उर्दू ही नेशनल लैंग्वेज होगी। इस फैसले के खिलाफ स्टूडेंट्स और आम लोग सड़कों पर उतर गए, और जब पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स को क्रश किया, गोली चलाई गई, तो एक आंदोलन ने जन्म लिया, बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट। दोस्तों, लैंग्वेज कोई छोटी चीज़ नहीं होती। जब आपके मुंह से निकले लफ्ज़ को दबाया जाए तो समझ लो आपकी पहचान को दबाया जा रहा है, और ये पहली चिंगारी थी। अब बात करते हैं इकनॉमी की। ईस्ट पाकिस्तान के लोग एग्रीकल्चर और जूट प्रोडक्शन करते थे। वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आता था, लेकिन सारा पैसा जाता कहाँ था? वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के लोग गरीबी और बेरोज़गारी में जी रहे थे, और वेस्ट पाकिस्तान में दुबई जैसा लाइफस्टाइल जिया जा रहा था। ये इनइक्वालिटी और रिसेंटमेंट को और बढ़ाता गया। फिर आए इलेक्शंस ऑफ 1970। शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी अवामी लीग ने धमाका कर दिया। 300 में से 160 सीट ईस्ट पाकिस्तान ने जीत ली। मतलब पूरे पाकिस्तान में उनकी मेजॉरिटी थी। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट बनाना उनका हक था। लेकिन क्या वेस्ट पाकिस्तान ने उन्हें पावर दी? नहीं। यहाँ जुल्फिकुर अली भुट्टो और उनके जनरल यहाँ खान ने क्लीन चिट देकर कहा, इधर हम उधर तुम। मतलब क्लियर था, वेस्ट पाकिस्तान पावर शेयर नहीं करेगा। और यही मोमेंट था जब ईस्ट पाकिस्तान के लोग समझ गए आज़ादी के बिना कुछ नहीं होने वाला। 25 मार्च 1971 की रात, ढाका के रात के आसमान में गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया था। ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में घुसकर स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई। प्रोफेसर्स को मार दिया गया। हिंदू माइनॉरिटीज़ को पकड़ पकड़ कर ख़त्म कर दिया गया। रात के अंधेरे में सिर्फ आग थी, खून थी और चीखें थी। एस्टीमेट्स के मुताबिक 3 मिलियन लोगों को मार दिया गया। 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं के साथ गलत काम किया गया। और हाँ, 1 करोड़ लोग इंडिया में शरणार्थी बनकर आ गए। सोचिए दोस्तों, एक देश जहाँ खुद की रोटी मुश्किल थी, उस देश ने 1 करोड़ रिफ्यूजीज का बोझ उठाया। इंडिया के लिए सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी क्राइसिस भी बन गया था। रिफ्यूजी कैंप्स बंगाल, त्रिपुरा, असम, बिहार तक फैल गए थे। विलेजेस में जगह ही नहीं थी, रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे। इंदिरा गांधी ने वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश करी, फोटोज, डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़पेपर, लेकिन वर्ल्ड पावर ने पीठ दिखा दी। अमेरिका निक्सन और किसिंगर के अंडर था, और पाकिस्तान उनके लिए एक स्ट्रैटेजिक एसेट था, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएस चाइना रिलेशन खोलने में हेल्प की थी। तो अमेरिका ने जेनोसाइड इग्नोर कर दिया, और जब इंडिया ने ओपनली इंटरवीन करना स्टार्ट किया तो यूएस ने अपना 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल भेज दिया। इमेजिन कीजिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट हमारे कोस्टल वाटर्स में खड़ा था, एक न्यूक्लियर थ्रेट के साथ। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। अगस्त 1971 में इंडिया ने यूएसएसआर के साथ 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की। मतलब अगर अमेरिका या चाइना कुछ करते हैं तो सोवियत यूनियन हमारे साथ खड़ा है। ये स्ट्रैटेजिक मूव ने इंडिया को शील्ड कर दिया। 3 दिसंबर 1971
पाकिस्तान ने सोचा पहले इंडिया पर अटैक करके एयरफोर्स को ख़त्म कर देते हैं। ऑपरेशन चेंगिस खान के नाम से उन्होंने 11 इंडियन एयर बेसिस पर स्ट्राइक किया, लेकिन स्ट्राइक्स फेल हो गई और अब इंडिया के पास एक सॉलिड रीज़न था वॉर डिक्लेयर करने का। इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंस किया, हमारे देश पर युद्ध थोपा गया है और हम इसे स्वीकार करते हैं। और बस भारत पाकिस्तान का 13 दिन का महायुद्ध शुरू हो गया। इंडिया ने 3 तरफ से ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक शुरू करा, नॉर्थ से, ईस्ट से और वेस्ट से। मुक्ति बाहिनी ने इंडियन आर्मी को गाइड किया, रोड मैप्स दिए, ब्रिजेस दिखाए और पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बताए। इंडियन एयरफोर्स ने 48 आवर्स में कंप्लीट एयर सिक्योरिटी ले ली थी। पाकिस्तान जेट्स या तो उड़ा दिए गए या ग्राउंडेड हो गए। ढाका, चित्तौड़, कुमिला सब पर इंडियन एयर स्ट्राइक्स घूम रही थी। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के थ्रू कराची हार्बर को तबाह कर दिया था। ऑयल टैंक्स जल गए, वॉरशिप्स डूब गई, ईस्ट पाकिस्तान में नेवल ब्लॉकेट लग गया। मतलब पाकिस्तान के पास कोई सप्लाई लाइन ऑफ चेन नहीं बची थी। 16 दिसंबर 1971 ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड पर एक हिस्टोरिक मोमेंट हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल AAK नाइजी, पाकिस्तान आर्मी ईस्ट कमांड के कमांडर, उन्होंने अपने पिस्तौल और डॉक्यूमेंट्स इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने रख दिए। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। वर्ल्ड वॉर II के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर है। बांग्लादेश जन्म ले चुका था, एक नए देश का सनराइज हुआ था। दोस्तों, 1971 के इस वॉर ने सिर्फ एक पॉलिटिकल मैप नहीं बदला, ये एक रिमाइंडर है एरिथ्रोपीट्स कभी लंबी नहीं चलती। फ्रीडम का जुनून और इंसानियत का हौसला हमेशा जीतता है। और भारत का ये सिर्फ विक्ट्री मिलिट्री नहीं था, ये एक इंसानियत की जीत थी। जय हिंद।